तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। तो हमारा टॉपिक चल रहा था मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें हमने सबसे पहले तो देखा था कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण दो तरह से होता है। पहला जो होता है वो होता है अरब मुस्लिम आक्रमण, और दूसरा जो होता है वो होता है तुर्क मुस्लिम आक्रमण। तो हमने अरब मुस्लिम आक्रमण में पढ़ा था कि मोहम्मद बिन कासिम आए थे भारत, ठीक है, और इसका आक्रमण हुआ था भारत पर। तुर्क मुस्लिम आक्रमण में हमने सबसे पहले देखा कि मोहम्मद गजनबी का आक्रमण होता है तुर्क आक्रमण में, ठीक है। और उसके बाद हम आज की इस वीडियो में देखेंगे मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो मोहम्मद गजनबी के बाद मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है भारत में। तो देखते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। तो चलिए हम आज की इस वीडियो में देखते हैं तुर्क आक्रमण में। तुर्क आक्रमण का दूसरा चरण है, जिसमें किसका आक्रमण होता है, तो मोहम्मद गौरी का। तो मोहम्मद गौरी के बारे में डिटेल से देख लेते हैं, ठीक है। तो जो तुर्क आक्रमण का दूसरा चरण था, यह जो दूसरा चरण था उसका नेतृत्व कौन किया, तो मोहम्मद गौरी ने किया। यानी कि दूसरे तुर्क आक्रमण किसका हुआ, तो मोहम्मद गौरी का। इसका पूरा नाम जो है मोहम्मद गौरी का वो है कि मईजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम या फिर शिहाबुद्दीन था। तो मोहम्मद गौरी का फुल नेम हो गया। इसे गौर वंश का मोहम्मद भी कहा जाता है, और मोहम्मद गौरी को गौर वंश का मोहम्मद भी कहा जाता है। आगे के जो भी पॉइंट है उसको देखते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा कि 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गौर प्रदेश का शासक बना। तो 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी क्या बना, शासक बना। कहाँ के, तो गौर प्रदेश के। अगला है कि 1175 में इसने मुल्तान एवं सिंध, यहाँ पे सिंध हो गया, ठीक है, मुल्तान एवं सिंध पर आक्रमण किया। तो 1175 में क्या किया, मुल्तान और सिंध पर आक्रमण किया। और 1173 में तो मोहम्मद गौरी गौर प्रदेश का शासक बना, ठीक है। अगला पॉइंट है कि 1178 में, ठीक है, यानी कि मुल्तान पर आक्रमण करने के 3 साल बाद यानी कि 78 में इसने पाटन पर आक्रमण किया, किंतु वहां के शासक भीम द्वितीय ने माउंट आबू पर इसे बुरी तरह पराजित किया। अब क्या हुआ कि 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पाटन पर आक्रमण किया, जो कि है गुजरात के क्षेत्र में। और वहां पे आक्रमण किया तो वहां के शासक थे भीम द्वितीय। तो भीम द्वितीय ने जो मोहम्मद गौरी था उसे पराजित कर दिए। अगला पॉइंट है कि यह तुर्क आक्रमणकारियों का पहली पराजय थी। यानी कि भीम द्वितीय द्वारा जो मोहम्मद गौरी को पराजित की गई थी, तो यह तुर्क आक्रमणकारियों की पहली पराजय साबित हुई थी, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा कि 1179, ठीक है, 1179 में पेशावर जीता। 1181 में लाहौर पर कब्जा कर लिया, कौन, मोहम्मद गौरी ने। और 1185 ईस्वी में सिलाई कोट को जीत लिया। तो ये जो पॉइंट है वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो 1179 में क्या जीता, पेशावर। 1181 में जीत लिया लाहौर, और 1185 में सिलाई कोट को जीत लिया। अगला पॉइंट है कि मोहम्मद गौरी लाहौर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों को जीतता गया तथा इसने लाहौर को केंद्र बना लिया। तो मोहम्मद गौरी ने क्या किया कि लाहौर तथा उसके अगल बगल के जो भी क्षेत्र थे उस पर कब्जा कर लिया और केंद्र बना दिया लाहौर को, ठीक है। तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि इसने पंजाब के भटिंडा, कहाँ, तो पंजाब के भटिंडा पर जब अधिकार किया तो पृथ्वीराज चौहान से इसका विवाद हो गया। यानी कि मोहम्मद गौरी अब क्या करता है कि पंजाब के भटिंडा पर अधिकार कर लेता है। तो वहाँ पे एक शासक थे पृथ्वीराज चौहान, जो कि चौहान वंश के शासक थे। तो उनसे क्या होता है, इसका मतभेद हो जाता है, यानी कि विवाद हो जाता है, जिसके कारण इन दोनों के बीच लड़ाइयाँ चलने लगती है। जिसमें इन लोगों के बीच एक प्रसिद्ध लड़ाई होती है, तराइन के प्रथम युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो तराइन के क्षेत्र में एक युद्ध होता है, किसके बीच, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को पराजित किया। यानी कि तराइन की प्रथम युद्ध होती है किन दोनों के बीच, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। कब होती है, तो 1191 ईस्वी में होती है। और इस युद्ध में जो मोहम्मद गौरी है वो पराजित हो जाता है और पृथ्वीराज चौहान इसे पराजित कर देते हैं।
इसके बाद क्या होता है, तराइन के प्रथम युद्ध के बाद फिर से दोबारा युद्ध होती है इन्हीं दोनों के बीच, यानी कि तराइन के द्वितीय युद्ध। तो ये कब होती है, 1 साल बाद होती है, यानी कि 1192 में। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद के सहयोग से पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और उनकी हत्या कर दी। इस युद्ध में क्या होता है कि पहले युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में तो जो पृथ्वीराज चौहान थे वो मोहम्मद गौरी को पराजित कर देते हैं, लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में, जो कि होती है 1192 में, इस युद्ध में मोहम्मद गौरी बुरी तरह से पराजित करते हैं पृथ्वीराज चौहान को, और यह जो है पराजित करते हैं जयचंद के सहारे। जयचंद जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के मित्र हुआ करते थे, लेकिन इन दोनों के बीच कुछ अनबन हो गई। इसके कारण जो जयचंद थे वो मोहम्मद गौरी को सहयोग करने लगे और पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ जो तराइन के द्वितीय युद्ध थी तो उसमें साथ दिया मोहम्मद गौरी का, और इसी कारण पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए, ठीक है, और उनकी हत्या हो गई तराइन के द्वितीय युद्ध में। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है कि इतिहासकार B.S. स्मिथ, जो इतिहासकार है जिसका नाम है B.S. स्मिथ, इसने कहा है कि तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध साबित हुआ जिसने भारत पर मुसलमान की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण परिणाम मात्र थे। यानी कि इनके कहने का मतलब ये है कि इन्होंने कहा कि जो तराइन का द्वितीय युद्ध था ना, वो एक ऐसा निर्णायक युद्ध साबित हुआ जिसने भारत पर मुसलमानों का आधारभूत सबलता निश्चित कर दिया, और बाद में जो भी युद्ध हुए वो तो मात्र एक परिणाम मात्र थे, लेकिन जो मुसलमानों की आधारभूत सफलता जो थी वो निश्चित हुआ तराइन के द्वितीय युद्ध से ही। अगला पॉइंट है कि तराइन के युद्ध के बाद गौरी ने मेरठ, अलीगढ़ पर अधिकार कर लिया और दिल्ली को अपना राजधानी बनाया। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद, यानी कि पराजित करने के बाद किसको, पृथ्वीराज चौहान को, तो उसने क्या किया, मेरठ और अलीगढ़ पर अधिकार कर लिया और दिल्ली को अपना राजधानी बना दिया। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो अगला पॉइंट है, तो हमने क्या देखा कि तराइन के द्वितीय युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान थे उनके मित्र थे जयचंद, जो कि किसके साथ दे रहे थे, तो मोहम्मद गौरी का। तो अब हो जाता है मोहम्मद गौरी और जयचंद से युद्ध, जो कि है चंदावर के युद्ध। क्या, तो चंदावर के युद्ध होता है 1194 ईस्वी में, जो कि किनके बीच होता है, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। और उसने जो इस युद्ध में गढ़वाला शासक जयचंद को पराजित कर दिया। कौन, तो मोहम्मद गौरी ने। तो सबसे पहले तो इन्होंने साथ दिया था, अपने मित्र को मरवा दिया, लेकिन बाद में जो मोहम्मद गौरी था इन्हें भी पराजित कर दिया। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन, तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऐबक कौन है, मोहम्मद गौरी का गुलाम। जो मोहम्मद गौरी का सेनापति था वो था बख्तियार खिलजी। कौन था, बख्तियार खिलजी। और याद होगा आप सबको, तो बख्तियार खिलजी ने ही जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको ध्वस्त किया था। तो नेक्स्ट बिंदु की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट बिंदु है कि 1198 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया तथा बिहार शरीफ नामक शहर बसाया। तो जो मोहम्मद गौरी का जो सेनापति था बख्तियार खिलजी, इसने 1198 ईस्वी में क्या किया, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया और बिहार शरीफ नामक शहर बसाया। कहाँ, बिहार में। अगला पॉइंट है कि 1205 में, कब, तो 1205 में गौरी ने अपना अंतिम अभियान पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध किया था। तो अब हम आ गए हैं कितना, तो 1205 ईस्वी में। तो 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान होता है किसके, तो पंजाब के खोखर जाति है उनके विरुद्ध। 1206 ईस्वी में असम पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी 1206 में असम पर आक्रमण करता है, ठीक है। तो अगले मुख्य बिंदु पर चलते हैं। अगला बिंदु है हमारा कि मोहम्मद गौरी के साथ प्रसिद्ध चिश्ती, एक मिनट यहाँ पे, मोहम्मद गौरी के साथ प्रसिद्ध चिश्ती जो थे वो भारत आए थे
प्रसिद्ध चिश्ती भारत आए थे जिन्होंने भारत पर चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किया। तो मोहम्मद गौरी के साथ प्रसिद्ध चिश्ती भारत आए थे जो कि चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की है। अगला पॉइंट है कि मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था तथा जयचंद को पराजित करने के बाद गौरी द्वारा भारत में जीते गए प्रदेशों को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर वापस गजनी लौट गया। यहाँ पे 1 मिनट, सबसे पहले ऊपर आते हैं, एक बार इस पॉइंट को फिर से पढ़ते हैं। तो यह पॉइंट जो बोल रहा है, तो मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था, जो मोहम्मद गौरी था उसका कोई पुत्र नहीं था तथा जयचंद को पराजित करने के बाद, यानी कि जयचंद को पराजित किया चंदावड़ के युद्ध में, उसके बाद जीते हुए जो प्रदेश थे यानी कि राज्य थे उसको किसको सौंप दिया, तो अपने गुलाम को सौंप दिया जो कि था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसको सौंप दिया। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि 1206 में दमयक नामक स्थान पर, कब, तो 1206 में दमयक नामक स्थान पर रामलाल खोखर ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। 1 मिनट, इसको स्क्रॉल करके ऊपर आते पहले। तो क्या होता है कि 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। कहाँ, तो दमयक नामक स्थान पर रामलाल खोखर ने, जो कि खोखर जाति के थे, उन्होंने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। कहाँ, दमयक नामक स्थान पर। मोहम्मद गौरी को गजनी में दफनाया गया था। ठीक है, और उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद मोहम्मद गौरी की उसको गजनी में दफनाया गया। आगे के जो महत्वपूर्ण पॉइंट है और अंतिम पॉइंट है वो ये है कि मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख गुलाम थे। कितने, तो मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख गुलाम थे। कौन कौन थे, तो पहला गुलाम जो था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा गुलाम जो था यालदोज था और तीसरा गुलाम था क्यूजा। ठीक है, तो क्यूबाजा जो, तो ये 3 जो मोहम्मद गौरी के गुलाम हो गए। ठीक है, तो अब अगली वीडियो में हम देखेंगे जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो स्थापना करेंगे गुलाम वंश। ठीक है, तो गुलाम वंश इसके बाद से चालू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दिल्ली सल्तनत, जिसमें सबसे पहला वंश है गुलाम वंश। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत को। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा या फिर समझ में आया होगा। यदि इस वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हिस्ट्री का होगा हमारा, दिल्ली सल्तनत के बारे में।